नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस के बारे में। जो फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस है सभी प्लांट्स में नहीं होती है, जैसे कि ये C3 प्लांट्स में होती है, C4 प्लांट्स में नहीं होती है। ये एक रेस्पायरेटरी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं, O2 को यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। नॉर्मली हमने क्या देखा, जैसे ये रुबिस्को एंजाइम जो था C3 साइकिल में CO2 को फिक्सेशन कराता था CO2 की, और 3PGA मॉलिक्यूल रिलीज होता था। लेकिन इस टाइम पर हम देखते हैं कि जो रुबिस्को बिसफॉस्फेट है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर रुबिस्को एंजाइम उसे कन्वर्ट कर देता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस प्रोसेस के अंदर ना ही शुगर की फॉर्मेशन होती है, ना ही ATP की फॉर्मेशन होती है। CO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीज में भी ATP का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे वेस्टफुल प्रोसेस भी कहते हैं। अब ये प्रोसेस C4 प्लांट में क्यों नहीं होती है, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि अभी हमने देखा कि जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जो बंडल शीट सेल्स हैं उनमें CO2 फिक्सेशन जब हो रहा था, CO2 रिमूव होती है कंटिन्यूअस। मीजोफिल के अंदर जो एसिड बनता है वो बंडल शीट में ब्रोक डाउन हो रहा था। अभी हमने डायग्राम देखा कि मीजोफिल सेल के अंदर जो एसिड बनता है वो बंडल शीट में ब्रेक डाउन होता है और CO2 यहाँ पर रिलीज होता है कंटिन्यू, तो इसकी फिक्सेशन होती है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन C4 प्लांट फोटो रेस्पायरेशन डजंट अकर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसका मैकेनिज्म होता है वो CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है एट द एंजाइम साइड। इसमें क्या होता है, C4 प्लांट के अंदर जो C4 एसिड बनता है मीजोफिल सेल्स में वो बंडल शीट सेल्स में आकर ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और ये इस बात की इंश्योरिटी करता है कि रुबिस्को एंजाइम जो है, रुबिस्को एंजाइम वो कार्बो ऑक्सीलेज की तरह ही काम करेगा और जो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी है वो मिनिमम हो जाती है। तो ये फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रेस्पायरेशन एक गैसेस एक्सचेंज। तो ये जो होता है सेल के अंदर ही, यहाँ पर 3 ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़े होते हैं जब ये होता है। नॉर्मली होता क्या है, केल्विन साइकिल में रुबिस्को बिसफॉस्फेट जो प्राइमरी एक्सेप्टर का काम कर रहा था CO2 के लिए, कन्वर्ट होता था 3PGA में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रुबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना बाइंड होकर ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, और जो एंजाइम है रुबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बन ऑक्सीलेज एंजाइम, ये क्या करेगा, अब इसे कन्वर्ट करेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट में इसको ये कन्वर्ट करेगा। ग्लिसरेट है ये, ग्लिसरेट और ग्लाइकोलेट में से कन्वर्ट करेगा। अब जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है, पेरोक्सिसोम में जाता है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइको ऑक्सीलेट, ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से सेराइन बनता है, सेराइन फिर पेरोक्सिसोम में आता है, उससे ग्लिसरेट बनता है, ग्लिसरेट वापस क्लोरोप्लास्ट में आता है, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है इस प्रोसेस के अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट, वो इसमें भी कन्वर्ट होता है। तो ये था फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन के बाद इस चैप्टर में टॉपिक आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो हम इन फैक्टर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर में। इंटरनल फैक्टर जो इनसाइड द प्लांट होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर उसे मिल रहे हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंटरनल प्लांट फैक्टर। प्लांट फैक्टर के अंदर आता है नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, कि कितने लीव्स प्रेजेंट है, उनका साइज क्या है, एज क्या है, क्योंकि जैसे लीव ओल्ड होते हैं वो फॉल डाउन भी हो जाते हैं। मीजोफिल सेल्स का नंबर, साइज, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन कितना है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना है, ये सब होते हैं इंटरनल फैक्टर।
उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर की, तो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। दीज आर द मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो इन सब फैक्टर्स के लिए अलग अलग रिएक्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, एक फैक्टर या एक से ज़्यादा फैक्टर की वजह से वो ज़्यादा अफेक्ट होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रेट है उस पर अफेक्ट पड़ता है। यहीं पर आता है ब्लैकमैन्स का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने दिया था इन 1905 में। इन्होंने कहा था कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस अफेक्ट होती है मोर देन वन फैक्टर से, तो उसका जो रेट है वो उस फैक्टर पे डिटरमाइन करता है जो फैक्टर अपनी मिनिमल वैल्यू के सबसे करीब होता है, नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू. It is the factor which directly affect the process if its quantity is changed. ब्लैकमैन ने कहा था अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस है जो एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्टेड होती है, तो उस प्रोसेस की रेट वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो अपनी मिनिमल वैल्यू के पास में होगा, क्योंकि अगर उस फैक्टर के अंदर चेंजेस किया गया तो उसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा केमिकल प्रोसेस पे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मान लेते हैं कि एक ग्रीन लीफ है, उसको ऑप्टिमल लाइट मिल रही है, ऑप्टिमल समझते हैं हम कि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, और CO2 भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको टेम्परेचर बहुत कम मिल रहा है। तो इस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो फैक्टर होगा जिस पर इसकी रेट डिपेंड करेगी फोटोसिंथेसिस की। तो इसी में यहाँ पर हमारे जो 4 फैक्टर्स हैं उनको बताया हुआ है। सबसे पहले लाइट है, फिर CO2 है, फिर टेम्परेचर है और लास्ट में वाटर है। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट में भी बहुत सिर्फ सिंपल हम लाइट की बात नहीं कर सकते। लाइट की इंटेंसिटी अलग चीज होती है, लाइट की क्वालिटी अलग चीज होती है, और लाइट कितने टाइम तक प्लांट को मिली है, तो ये अलग अलग चीजें आती हैं। लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, और इन तीनों को लेकर फोटोसिंथेसिस रेट भी अलग अलग होती है। हमें लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलती है बिटवीन इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन, इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। जैसे ही इंटेंसिटी हाई होगी, हम देखेंगे एट हायर लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे जो रेट है फोटोसिंथेसिस रेट वो इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, जैसे ही दूसरे फैक्टर लिमिट में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है देखने के लिए कि जो लाइट सैचुरेशन अकर होती है वो एट 10% ऑफ फुल सनलाइट पर अकर होती है, सिवाय उन प्लांट्स को छोड़कर। ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिन्हें बहुत कम सनलाइट चाहिए होती है, जो या फिर छाया में ही ग्रो करते हैं, या फिर जो घने जंगल होते हैं उन पर भी हम देखते हैं सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो उनके लिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने दिखाया भी हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी पहले इंक्रीज हो रही है और फिर किस तरीके से ये कांस्टेंट हो रही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो अभी हमने C3 और C4 प्लांट के बारे में पढ़ा, तो उन दोनों के अंदर ये फैक्टर कुछ अलग ही रोल, अलग अलग तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिफेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, बिटवीन 0.03 एंड 0.04 के बीच में होगी, लेकिन अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो इसकी वजह से CO2 फिक्सेशन इन प्लांट के अंदर वो भी बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। अगर हम उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्लांट को भी डैमेज करेगा। C3 प्लांट और C4 प्लांट, इन दोनों के लिए जो CO2 की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमें पता है C4 प्लांट के अंदर पहले से ही CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट, और जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो C3 प्लांट्स में होती है, C4 प्लांट्स में नहीं होती है। अगर हम लो लाइट कंडीशंस देंगे तो इन दोनों में से ही किसी भी प्लांट के अंदर CO2 जो है की कंडीशन जो होगी वो हाई नहीं होगी। एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। अगर लाइट की कंडीशंस
लो होगी तो उस कंडीशन में C3 C4 दोनों ही प्लांट हाई CO2 कंडीशन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इन्हें हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड करेंगे, दोनों के अंदर ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी हम देखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर C4 प्लांट के अगर हम देखें तो उसकी कम होगी एज कंपेयर टू C3 प्लांट। Thus, current availability of CO2 level is limiting to the C3 plant. The fact that इसके पीछे का रीजन यही है कि जो C3 प्लांट है वो हायर CO2 कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, C4 प्लांट नहीं करता है, क्योंकि C4 प्लांट के पास पहले से ही होती हैं। By showing increasing rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes और bell pepper। टमेटोज और बेल पेपर इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हमें पता है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो प्लांट्स को चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर तो दो तरह की रिएक्शन आती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। आफ्टर लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं उसी को तो यूज करके डार्क रिएक्शन होती है और कार्बोहाइड्रेट बनाती है। डार्क जो रिएक्शन होती है एंजाइमेटिक होती है और टेम्परेचर कंट्रोल होती है, जबकि जो लाइट रिएक्शन होती है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, लेकिन ये बहुत ही हम कह सकते हैं लेस अमाउंट में अफेक्टेड होती है। जो C4 प्लांट होते हैं वो हायर टेम्परेचर में को भी टॉलरेट कर सकते हैं, इसी के साथ साथ हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं। यही कारण होता है जो C4 प्लांट है उनकी जो बायोमास की प्रोडक्टिविटी है वो भी हाई होती है, जबकि C3 प्लांट जो हैं वो हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। जो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट वो कम होता है। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट। हाँ, कि किस जगह पर प्लांट ग्रो कर रहा है इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वो प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट है या फिर टेम्परेट प्लांट है। तो इन दोनों के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर के बारे में हमने पढ़ा कि जब लाइट रिएक्शन होती है तो थाइलाकोइड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स आयंस और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, इन सब में ये टूटता है। तो जो वाटर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट भी करता है। इसी के साथ साथ जो वाटर है वो स्टोमेटा पर भी स्ट्रेस बनाता है, ओपनिंग और क्लोजनिंग का। ये वाटर जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है।